गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल से उन्हें करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ ईएमएफ 12 वोल्ट। हमारे पास एक कार की बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। तो मैक्सिमम करंट हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं बैटरी से। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास करंट का, टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, बाहर से हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ईएमएफ है, तो मैक्सिमम करंट होगी उस केस में। ठीक है। और मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगी, ई डिवाइडेड बाय आर। तो यानी कि आपको ये जो 12 वैल्यू है इसको किससे डिवाइड करना है, 0.4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 30 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस तरह से ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमें हमारे पास क्या दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है यहाँ पे। एक बार देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। कह रहा है हमें कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट और एक उसका ई इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम उसका रेजिस्टेंस है। उसको कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रजिस्टर से। ठीक है। हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया तो तब करंट कितनी ड्रॉ हो रही थी, 0.5 एम्पियर की। तो आपको अब क्या डिटरमाइन करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हमारा फॉर्मूला यही है, आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस में आर। ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ई डिवाइडेड बाई आई माइनस आर। ठीक है, क्रॉस मल्टी करके कर लोगे। ई की वैल्यू है 10 और आई की वैल्यू है 0.5 एम्पेयर और आर की वैल्यू है 3। तो इस तरह से हमारे पास 20 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या पूछा, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज जब हमने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया है। ठीक है। तो हमें पता है टर्मिनल जब भी हमारे पास कोई सेल होता है और हमने उसको किससे कनेक्ट किया होता है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, आई आर के इक्वल होगा। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 17। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8.5 आपके पास वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। और फिफ्थ भी हम कर चुके हैं। इसमें हमें क्या निकालना था, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस गिवन है और टेम्परेचर पे किसी और अनदर टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है और हमें T2 टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस में अल्फ़ा T2 माइनस T1। R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 117। ठीक है। R1 की वैल्यू ये है, अल्फ़ा की वैल्यू ये है और टेम्परेचर T1 T2 माइनस T1 है। तो आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाए माइनस में, और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फ़ा प्लस T1। तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा, 117 माइनस में 100, 100 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1.7 टेन टू पावर माइनस 4। ठीक है। इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, सॉल्व करने के बाद 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है। लगभग लगभग 1000 ही आएगा आपके पास। और फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 27 को, तो 1027 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर। हमने एक वायर हमारे पास है जिसकी लेंथ है 15 मीटर, एरिया है इतना, और हमने करंट को पास किया और उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आई है 5 की। तो आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो हम जैसा कि जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू टेन टू पावर माइनस 7 सॉरी यहाँ पे दे रखी है आपको। और एल की वैल्यू कितनी, 15। इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 7 ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है। -7 है तो इसका मतलब क्या है, -7 है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कोई ना कोई मेटल या फिर कोई एलोई है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। हमारे पास सिल्वर वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 2.7, 27.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 2.7 अल्फ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है। तो हम जैसा कि जानते हैं अल्फ़ा किसके इक्वल होता है,
आप ये वाला नहीं कर सकते, मैंने आपको और दूसरा वे करवाया था, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस में R1। एक मिनट, मैंने आपको करवाया था, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। R2 की वैल्यू आपको पता है 2.7, R1 की वैल्यू है 2.1। नीचे किसे डिवाइड करेंगे, 2.1 से डिवाइड करेंगे। दोनों टेम्परेचर यानी कि आपका जो 27.5 है उसमें से 100 में से माइनस करके आपकी वैल्यू आएगी, इनको डिवाइड करके आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8। 3.8 क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है और वो किसका है, नाइक्रोम का। ठीक है, निकल और क्रोमियम को मिलाकर बना हुआ है और उसको हमने कनेक्ट किया 230 वोल्ट की सप्लाई से। तो उसमें से करंट कितनी थी, 3.5 एम्पियर की थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि उसकी जो करंट की वैल्यू है 2.8 एम्पियर होगी, यानी कम होगी करंट की वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। जब हमने उसको हीट किया तो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था जब हमने उसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो टेम्परेचर कॉफिशेंट जो है उसका कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री केल्विन है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि नाइक्रोम जो है वो एक तरह का रजिस्टर होता है, रजिस्टर की तरह काम, एलओए होता है। और हमें पता है हम एलओए को यूज़ करते हैं कार्बन रजिस्टर्स बनाने के लिए। तो ये सेम इनडायरेक्ट वे से आपका यही क्वेश्चन है, यही जैसे ये सिल्वर वाला है सेम है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन थी, आपके पास उल्टा कर दिया इन्होंने। यहाँ पर आपको क्या दे दी, करंट दे दी और वोल्टेज दे दी। आप रेजिस्टेंस निकालोगे, सबसे पहले तो वोल्टेज कितनी है 230 और करंट है 3.1 एम्पेयर। तो फर्स्ट R1 की वैल्यू निकालोगे, वो क्या होगा, V/I1। ठीक है, इनको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम R2 को निकालेंगे, यानी 230 बाय जो भी आपकी सेकंड करंट है। ठीक है, सेकंड करंट है 2.8, सॉरी यहाँ पे 2.8 आएगा, ये गलत कर रखा है। ठीक है, 230 डिवाइडेड बाय 2.8 आप लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर सही है, 82.14 ओम आएगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, आपको टेम्परेचर दे रखा है T1। ठीक है, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R1 डिवाइड T2 माइनस T1। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, T1 T2 को इधर ले आएंगे, अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, इन्हें इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी इन सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो कितनी आएगी, 840.5। ठीक है, इसको 27 को यहाँ लेके आएंगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, 867.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पर, यानी पहले 27 था, 27 के ऊपर करंट कितनी थी, 3.2। जब टेम्परेचर 867.5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसकी करंट की वैल्यू कितनी होगी, 2.8 होगी। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट डिक्रीज होती है। और अगर आप देखोगे तो करंट के अंदर बहुत ही कम चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतने नहीं हैं, पॉइंट समथिंग का ही चेंजेस है, 1 पॉइंट समथिंग का ही। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने चेंजेस आएंगे। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं 3.8, हमने ये किया था विटस्टोन वाले जो वीडियो है उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है, पूरा पूरा हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3.10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या दे रखा है हमें, हमारे पास एक मीटर ब्रिज है जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, और उसका जो हमें नल पॉइंट मिला है यानी कि एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 39.5 है फ्रॉम ए। और जो y है, y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, हमारे पास 12.5 ओम दे रखी है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है p बाई क्यू इज इक्वल्स टू r बाई एक्स। तो ये p है, ये q है, ये r है और ये s है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो p की वैल्यू x है, y की वैल्यू q की वैल्यू y है, l हमारे पास कितना है 39.5, 100 माइनस l ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y, x की वैल्यू है y मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l।
तो आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे और y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 88.16, और आप इसे क्या बोल सकते हो, राउंड ऑफ करोगे, 5 से बड़ा है 6 तो इसको 8.2 ओम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही ऑर्डर में देना होता है, ये भी सिर्फ एक ही डिजिट में है, 12.5 में ही है, तो जो हम आंसर देंगे वो भी हम एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट में देंगे। हमारा साइंस में यही होता है, हम जो फिगर है, जो क्वेश्चन की राउंडिंग होती है ना, फिगर जितने फिगर में दिया होता है उतने ही फिगर्स में हमें आंसर भी देना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, why the connection between the register of a Wheatstone meter और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो है ना, ये हमारे थिन कॉपर स्ट्रिप्स नहीं होती है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती है। जो कनेक्शंस हम बनाते हैं यहाँ पे, ये थिक कॉपर स्ट्रिप की बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं थिक वायर, क्योंकि थिक वायर क्या करती है, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देती है। और जो ये हमारी करंट है ना, ये करंट यहाँ इसमें जो फ्लो हो रही है, उस करंट में इनका कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि करंट तो यहाँ से आएगी ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थिक वायर यूज़ करते हैं। थिक वायर का जो रेजिस्टेंस है थिन वायर के कंपैरिजन में आपका कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। सेकंड में क्या है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स की जगह वाई ले लो और वाई की जगह एक्स ले लो, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप वही यूज़ करोगे। अगर आप एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे तो जो आपके पास जो आर था वो क्या बन जाएगा, आर ऐसे था ना, P बाई क्या इज इक्वल्स टू R बाई एस, तो जो R वाली वैल्यू है वो S बन जाएगी और जो S वाली वैल्यू है वो R बन जाएगी। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास L वैल्यू आएगी और यहाँ पर मेरे पास कितनी आएगी, 100 माइनस L आएगी। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगी अगर आप X और Y को इंटरचेंज करोगे। तो इसका मतलब आपके पास जो L डैश आएगा वो 100 माइनस L के बराबर हो, यानी 100 माइनस 39.5 यानी 60.5। L की वैल्यू, अब जो L की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16.5 आएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर और सेल आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। आपके पास मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज आपके पास ऐसे भी आ सकता है नॉर्मली। ठीक है, और वहाँ पर यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा कि मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन करो, और उसके साथ भी ये क्वेश्चन अटैच होकर आ सकता है। इसने क्या कहा कि अगर हम इस सेल और इस गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल ले लें, तो बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, और क्या गैल्वेनोमीटर यहाँ जब हम लगाएंगे तो क्या कोई करंट शो करेगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इंटरचेंज ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर डजंट इफेक्ट द बैलेंस पॉइंट। क्यों ये कोई भी बैलेंस पॉइंट पे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी, नो, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है सर्किट ये करंट को दे रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दोगे तो यहाँ तो कोई भी इस वाले पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, बस करंट कहाँ फ्लो होगी, सिर्फ इतने वाले पाथ के अंदर होगी। तो आप कह सकते हो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.11। इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी जिसकी वैल्यू है 0.8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 और हमने उसको चार्ज कर रहे हैं। देखो ये चार्जिंग की कंडीशन है, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी सेल को चार्ज करते हैं तो उस केस में हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 और ईएमएफ कितना है 8। ठीक है, और हमने जब उसको चार्ज कर रहे थे तो बाहर से जो सप्लाई लगाई उसका रेजिस्टेंस कितना है 15.5 है। व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग। और सीरीज रेजिस्टेंस लगाने का क्या पर्पस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको हम और भी आगे जब चैप्टर करेंगे आपको सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखें, आपको ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, टोटल रेजिस्टेंस 16 आ गया। अब देखो, जो हम सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई की जो बैटरी है और जो हमारे स्टोरेज बैटरी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है।
ठीक है, जिस वजह से टोटल ईएमएफ क्या होगा हमारे पास 120 माइनस 8 यानी 112, ये हमारे पास आ जाएगी। फिर हम क्या निकालेंगे, करंट। करंट क्या होता है हमारे पास, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 7 एम्पियर आएगा। और जब भी हमारी चार्जिंग होती है, मैंने स्पेशल केस बताया था, चार्जिंग होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ और करंट इंटू रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। अदरवाइज टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है हमारा, ई माइनस आई आर के इक्वल होता है। यहाँ माइनस साइन आता है लेकिन अब प्लस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्जिंग का केस है। तो ये कितना आएगा, 8 7 इंटू में 0.5, और ये आपके पास क्या आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन पूछा था कि हम सीरीज में क्यों रजिस्टर को लगाते हैं। तो ये जो करंट है ना, ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज हाई है और ये इस लो वाले ईएमएफ में से अगर अपनी करंट को पास करेगा तो ये बैटरी डैमेज हो सकती है। तो बैटरी डैमेज ना हो, करंट क्या हो, एक लिमिट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में क्या करें, आपकी फ्लो हो। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं जब भी हम किसी एक्सटर्नल बैटरी से चार्ज करते हैं हमारे किसी सेल को। ठीक है, नेक्स्ट है 3.12, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल का ईएमएफ है 1.25 वोल्ट और हमें बैलेंस पॉइंट कितना मिल रहा है, 35 सेंटीमीटर मिल रहा है। इफ़ द सेल बी रिप्लेस बाय अनदर सेल, अब ने उस सेल को किसी और सेल से रिप्लेस कर दिया, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, उस बैलेंस पॉइंट हमें 63 पे मिल रहा है, तो सेकंड वाले सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो हमने एक क्वेश्चन किया था कंपैरिजन ऑफ द सेल, कि दो सेल को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम कैसे करते हैं, हमें पता है ईएमएफ अगर हमें कंपेयर करना है E2/E1 वो किसके बराबर होगा, L2/L1 के बराबर होगा। ठीक है, हमने किया था ना E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2 किया था। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, L2/L1 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, 63 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, 1.25। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके पास आपके पास आंसर कितना आएगा, 2.25 वोल्ट आएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर डेंसिटी दे रखी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ये मेरे पास नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर टू अनदर एंड, वायर की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, यानी कि उस कंडक्टर की एक लेंथ से एक से दूसरे पोर्शन तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है और करंट की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पूछा हुआ है। हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू NEA VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है कितनी होती है, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय करंट, और आपसे करंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, L/T। ठीक है, अप्लाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, इस T को तो यहाँ ले जाओगे और करंट को T की जगह ले आओगे। तो टाइम का जो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, NAEL डिवाइडेड बाय I। एन की वैल्यू हमें दे रखी है, नंबर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, एरिया हमें गिवन है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 3 है, और करंट भी कितनी है, 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3, बाकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दोगे, आपके पास ये टाइम आ जाएगा और टाइम सेकंड में आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे SI यूनिट्स के अंदर है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ सरफेस हैज़ अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अर्थ सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, -9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया कितना, 400 किलो वॉट का बिटवीन द टॉप ऑफ द सरफेस एंड द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस है एटमॉस्फेयर के टॉप पे और जो हमारा नॉर्मल सरफेस है वहाँ तक। ठीक है, इसने क्या कहा, इन्हें करंट, तो हमारे पास जो करंट है वो क्या है, एंटायर ग्लोब के अंदर, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 1800 एम्पियर की हो रही है। इफ़ देर इज़ ए नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखें,
ठीक है। तो हाउ मच टाइम वुड रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। तो अर्थ का जो सरफेस है जिस पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मतलब टाइम लगेगा, ठीक है, आपको निकालना है। और रेडियस आपके पास ये दे रखी है। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि आपको होना चाहिए। रेडियस दे रखी है हमारे पास, सरफेस चार्ज यानी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है। अब हमें पता है एरिया क्या होता है ग्लोब का। ग्लोब हम अगर हम मान लें हमारी पूरी अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया ये होता है। और हमें पता है चार्ज किसके इक्वल होता है, सिग्मा इनटू, हमें पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा हमारा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और हमारी करंट किसकी इक्वल होती है, क्यू बाय टी। तो इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, टी की वैल्यू यहाँ ले आएंगे, आई की वैल्यू यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 283.1 सेकेंड। इतने सेकेंड के अंदर हमारा जो चार्ज है अर्थ का, जो कितनी डेंसिटी का है, इतनी डेंसिटी का है, वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 6 लेड एसिड टाइप की सेकेंडरी सेल्स हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6 लेड एसिड टाइप की बैटरी है। एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 ओम। सबको सीरीज में ज्वाइन किया, ठीक है। और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना यूज़ किया, 8.5 ओम का किया है। तो करंट कितनी है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हमारे 6 हो गए, ईएमएफ ये है, इंटर रेजिस्टेंस ये है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है। तो करंट किसके इक्वल होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट होती है हमारी एन ई डिवाइडेड बाय आर बाय एन आर, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 6 है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है, 2 है, आर कितना है 8.5। और देखिए ये इस तरह से आएगा हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम शो कर दूँ। हमने 6 सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया है, 6 सेल को, ठीक है। 6 हमारी सेल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ बाहर से हमने क्या लगा दी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो इन सब का ईएमएफ ऐड होता जाएगा। मान लो इसका कितना है, 2 2 2 2, 6 टाइम 2 हो गया, तो यानी कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। इनका इंटर रेजिस्टेंस भी ऐड होता है, सीरीज में इंटर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है, तो 6 × 2 में 0.015। इन सबको सॉल्व करोगे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। करंट कितनी है 1.39 और रेजिस्टेंस कितना है 8.5, तो ये कितना आ जाएगा 11.81 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रखा है इसने, सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज़। हमने एक सेकेंडरी सेल यूज़ किया 1.9 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 380 ओम है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड कुड दिस सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार। क्या ये सेल जो मोटर कार है, यानी कार की जो बैटरी होती है, वहाँ यूज़ किया जा सकता है कार को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे करंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट होती है एम एफ बाई रजिस्टेंस, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं। तो ये कितना आएगा 1.9 डिवाइडेड बाई 380, तो कितना आएगा 0.005 एम्पियर। लेकिन हमें पता है कि किसी भी व्हीकल को, कार को चलाने के लिए हमें जो बैटरी चाहिए थी उसकी करंट कितनी होनी चाहिए, लगभग लगभग 100 एम्पेयर के बराबर होनी चाहिए। अगर 100 एम्पेयर के बराबर है तो कार आपकी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इसकी अगर करंट की वैल्यू देखें तो बहुत ही लेस है 100 के कंपैरिजन में, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कार को के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.16। 3.16 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, दो वायर है, दोनों वायर की जो लेंथ है इक्वल है। एक है एल्यूमिनियम की, अनदर है कॉपर की, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, दोनों में से कौन सी वायर हल्की होगी, ठीक है, बाय डेंसिटी, यानी डेंसिटी किसकी कम होगी। एंड एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड ओवर हेड द पावर केबल। और पावर केबल्स के लिए, ठीक है, हम किसको यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम वायर को यूज़ करते हैं। दोनों की आपको क्या दे रखी है, रजिस्टिविटी गिवन है और आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी को ही बोलते हैं। तो अगर हम देखें, हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए के इक्वल होता है,
ठीक है। अगर हम L से मल्टीप्लाई कर दे, L से डिवाइड कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, रो L स्क्वायर बाई वी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम की डेंसिटी डिवाइड एल्यूमिनियम का मास, एल्यूमिनियम की लेंथ, और ये सिमिलरली हम कॉपर के लिए बना देंगे। और अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों का रेजिस्टेंस मान लो इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स भी इक्वल होंगी। ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, इन दोनों के बराबर होगी। तो आप क्या करो, इन सब की वैल्यू को निकाल दोगे और यहाँ से आंसर आ गया 2.2। अब अगर आप देखें तो 2.2 है वो 1 से बड़ा है। 2.2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कॉपर आपका क्या है, हैवी, और एल्यूमिनियम क्या है आपका, लाइट है। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें लाइट कौन सा है हमारा, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा हल्का है, इसलिए हम इसे पावर केबल्स के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टेंस मेड ऑफ एलोय मैग्नीन। एक रजिस्टर है जो मैग्नीन का बना है, और उसके लिए टेबल हमारे पास आई है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अगर आप देखें तो अलग अलग करंट के ऊपर अलग अलग रजिस्टेंस की वैल्यू है, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, इसको, इस v को इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करते जाओ सबके सभी। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो इन दोनों का रेशियो आएगा वो लगभग लगभग कांस्टेंट है, लगभग लगभग एक जैसा ही आएगी वैल्यू सबको डिवाइड करने पर। तो हम क्या कहेंगे कि ओम्स लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट को चेंज करने से चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी जो है एलोय की, उसके ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर, क्योंकि रजिस्टिविटी जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, कोफिशेंट टेम्परेचर कोफिशेंट होता है एलोय का, वो क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होने का मतलब क्या है, 100 to 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 नहीं सॉरी 1000 to 1000 डिग्री सेल्सियस का जब आप टेम्परेचर गैप लेते हो, तभी आपका करंट में चेंजेस आते हैं, अदरवाइज इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।